with the easy parts, and we can with the easy parts, and we can come across this कि याद कैसे किया जाए. याद करने का कोई तरीका नहीं होता. स्टार्ट करना है हमें कहानी बनाना. with the easy parts and with the easy parts and okay. और so hello guys, welcome back to the channel Sparkers. As the name suggests, Sparker means let's generate a spark in you guys. A spark of study, how to study SST, social studies. As according to my suggestion, जैसे कि SST होती है ना, SST से लोग डरते बहुत हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, यार डेट्स याद नहीं रहती, यार जगह याद नहीं रहती, कैसे इसको पढ़ा जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए. ओफो, इतने सारे आर्टिकल्स पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में इतनी सारी डेट्स, इतने सारे प्लेसेस, ओ माय गॉड, इतने सारे राजा रानी, उनकी कहानी, एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द SST स्केयर्स द पीपल अ लॉट. ओके, बट मैंने आपके लिए हर पूरी की पूरी SST के हर एक पार्ट को, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, उसको बहुत ही ईजी वे में प्रेजेंट करने का एक तरीका ढूंढ लिया है गाइज. सो लेट्स बी विद मी and let's study the SST, the scariest subject ever. Okay, so let's not make more time. Let's not waste the time more, and let's come to the point. Our chapter number 1. So basically we are going to study from the class 6th to class 12th. Okay, from class 6th we are starting with the with history. Okay, and history from chapter number 1. So in chapter number 1, history name is what, where, how and when. Oh, so sorry guys, I have to write what here. मैंने when 2 बार लिख दिया है. So please cope up with the little bit problems because ये PPT पूरी मैंने अपने हाथों से बनाई है. So human beings are born to make mistakes. Yeah. So please bear with my mistake and please write what here. Okay. So what, where, how and when, मतलब कि कहाँ, क्या, कहाँ, कैसे और कब. ओके, सो क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ. सो दिस ऑल इन द चैप्टर नंबर 1. बात करें कल या परसों की, आपने कोई चीज़ रेडियो पे सुनी या टेलीविजन में देखी या न्यूज़ पेपर में पढ़ी, और मैं आपसे वो चीज़ एक हफ्ते बाद पूछूं तो क्या आपको याद रह जाएगी? नो, बिकॉज याद रहेगी ही नहीं, क्योंकि दिस इज़ अ ह्यूमन माइंड. इसमें रोज़ कितनी सारी चीज़ें हम लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, हर चीज़ तो हमें याद रहती नहीं है. सो मैं बात कर रही हूँ अ लॉन्ग टाइम अगो, अ लॉन्ग टाइम बैक इन द हिस्ट्री. सो वो कैसे याद रहेगा? सो लेट्स सी. सो स्टार्ट with the easy parts and we can come across this कि याद कैसे किया जाए. याद करने का कोई तरीका नहीं होता. स्टार्ट करना है हमें कहानी बनाना. हिस्ट्री में अगर आपने कहानी बनानी सीख ली ना, तो आधे से ज़्यादा आपका मैटर वहीं सॉल्व हो जाएगा. आपको सिर्फ और सिर्फ कहानी बनानी है. ठीक है, कहानी तो हमें अच्छे से याद रहती है. ठीक है, कि कोई भी एक डेट उठा लो, उसके चारों तरफ की कहानी बना लो, उस डेट को याद कर लो. ठीक है, और चारों तरफ की कहानी तो डेट के साथ याद रह ही जाएगी. ओके, सो अब हम देखते हैं कि हम जाने कैसे पास्ट के बारे में, कि पास्ट में होता क्या था, लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या वो घर ऐसे ही थे जैसे कि अब ये वाले घर हैं जिसमें हम रहते हैं, क्या यही लोग यही खाते थे जैसे कि आज हम पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स एंड ऑल, क्या ये भी तब वो लोग भी ये खाते थे, और क्या कपड़े पहनते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, कॉटन वेयर्स और द नायलॉन वेयर, सिंथेटिक वेयर्स, मतलब क्या होता था, कपड़ों में क्या पहनते थे बेसिकली. आजकल तो एक से बड़े एक डिज़ाइनर्स मार्केट में है, आप कितने भी डिज़ाइनर क्लोथ ले लो, पर उन लोगों के कपड़े कौन डिज़ाइन करता था. लेट्स सी अबाउट दैट ऑल्सो. और किस तरीके के हाउसेज में रहते थे. आजकल इतने अच्छे मटीरियल्स, कंस्ट्रक्शन आइटम्स और कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं, तो हम कितने अच्छे सुंदर घर बना पा रहे हैं. पर उस
समय में लोग घर कैसे बना पाते थे, कैसे रहते थे, क्या लाइव्स होती थी वो उस समय के लोगों की। बेसिकली उस समय में लोग शिकारी होते थे, हंटर्स होते थे, हर्डर्स होते थे जो गाय भैंसों को चराते हैं, फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, विलेज के लोग होते थे, व्यापारी होते थे, मर्चेंट जिन्हें कहते हैं, प्रीस्ट यानी कि पादरी, और लाइक हमारे पंडित्स एंड ऑल, ये सब होते थे। क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो क्राफ्ट का काम करते हैं, क्राफ्टिंग बिजनेस करते हैं, वो आर्टिस्ट जैसे कि पॉट मेकर एंड ऑल, म्यूजिशियंस यानी कि संगीतकार, साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक। तो कैसे लोग होते थे, क्या लाइव्स होती थी उस समय के लोगों के। और फिर हम देखते हैं कि वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। सो गाइज, आप यहाँ पे रिवर नर्मदा देख रहे हैं, रिवर नर्मदा हेयर, वेयर इज द रिवर नर्मदा, आई कैन नॉट फाइंड। ओके, रिवर नर्मदा यहाँ पे ताप्ती है, नर्मदा, यस हियर इट इज रिवर नर्मदा इन द मध्य प्रदेश। सो रिवर नर्मदा के किनारे पे थाउजेंड्स ईयर्स पहले बहुत एक सादा मात्रा में लोग रहते थे, ठीक है। उन्हें कहते थे हम गैदरर्स यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं इन सर्च ऑफ द फूड, जो अपना फूड ढूंढते हैं, अपना फूड खुद गैदर करते हैं, ओके। और उनके पास वो बहुत ज़्यादा वास्ट वेल्थ होती थी, किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की। वो अपने और पास के जितने भी प्लांट्स होते थे अपनी सराउंडिंग्स में, उनकी वैल्यू समझते थे, अपना फूड वहाँ से इकट्ठा करते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, रूट्स और फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट के और जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करते थे अपने फूड बनाने के लिए। एनिमल्स हंट करते थे फॉर द पर्पस ऑफ ईटिंग, फॉर द पर्पस ऑफ रेयरिंग एंड फॉर द पर्पस ऑफ मिल्क एंड ऑल। ये एनिमल्स रेयर करते थे। बेसिकली वो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, अपनी सराउंडिंग्स की वैल्यू को जानते थे, ठीक है। तो उन्हें कहते थे हम गैदरर्स, जो पीपल नर्मदा के और पास रहते थे, ठीक है। फिर क्या होता था, कुछ एरियाज में विमेन और मैन क्रॉप्स उगाना शुरू कर देते थे, जैसे कि सुलेमान रेंज एंड द कीर्थार रेंज हेयर इन द सुलेमान रेंज इन द एरिया ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे क्या करते थे, लोगों ने क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी, कुछ मेंस कुछ विमेन्स ने क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी, वीट उगाना शुरू कर दिया, बार्ले उगाना शुरू कर दिया। ये बात कर रही हूँ मैं 8000 साल पहले की। अब से 8000 साल पहले ये करते थे लोग। उस समय इतना ज़्यादा टेक्निक्स डेवलप नहीं हुई थी कि हाउ टू ग्रो प्लांट्स, हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, हाउ टू इरिगेट देयर लैंड्स एंड ऑल। तो ये सब टेक्निक्स नहीं हुई थी। जो भी वो करते थे, जितनी भी उनके पास स्किल्स होती थी उस समय के हिसाब से, वो उस समय का काम वैसे करते थे, ठीक है। और कुछ लोग एनिमल्स को रेयर करते थे, लाइक शीप, गोट्स, कैटल्स, और विलेजेस में रहते थे लोग। और आप गैरो खासी जयंतिया वाली एरिया देखिए हेयर इन द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया। ये गैरो खासी जयंतिया वाला एरिया जो है, ये बहुत वास्टली फॉरेस्ट से कवर्ड है। अभी भी यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ओके। आवर कंट्री इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। और गैरो खासी जयंतिया वाला जो एरिया है, जो नागालैंड की पहाड़ियाँ हैं, जो म्यांमार जो नागालैंड की पहाड़ियाँ, जो मेघालय की पहाड़ियाँ, गैरो खासी जयंतिया बेसिकली मेघालय में पड़ता है। यहाँ पे इस तादाद में बारिश होती है कि यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो एवर ग्रीन रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। सो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी ट्राइब्स मिल जाएंगी देखने को, जो बहुत पुराने समय की हैं, ठीक है। विंध्यास रेंज देख लीजिए, जो कि यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में है, हेयर इन द मध्य प्रदेश। विंध्या रेंज जहाँ से नर्मदा निकलती है, सतपुरा रेंज जहाँ से ताप्ती निकलती है, ठीक है। सो ये सारी जो एरियाज होते थे, इनके और पास लोग रहते थे। बेसिकली लोगों को उस समय क्या चाहिए होता था, लॉट्स ऑफ प्लांट्स, लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर टू सर्वाइव। यानी कि वो लोग सिर्फ 3 चीजें समझते थे, पानी होना चाहिए, जंगल होना चाहिए और एनिमल्स होने चाहिए, ठीक है, रहने के लिए। फिर लोगों ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर को डेवलप करना शुरू किया। हर प्लेसेस पे राइस उगाना शुरू किया। राइस सबसे पहले ग्रो हुए थे विंध्यास के नॉर्दर्न पार्ट में, यानी कि हेयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द विंध्या रेंजेस। यहाँ पे सबसे पहले राइस उगाना शुरू किया। जो हमें इंडस रिवर्स और इंडस रिवर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं स्मॉल रिवर्स होती हैं, जो कि दूर से बहती हुई आती हैं और एक लार्ज रिवर में मिल जाती हैं। जैसे कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज आप मान लीजिए झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर्स। ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कंट्रीब्यूट करती हैं एक वास्ट सिविलाइजेशन को। सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, जिसका नाम आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रोज, कैसे वहाँ के लोग रहते थे, किस तरीके से अपने घर बनाते थे, सब कुछ हम पढ़ेंगे, नो वरीज।
ओके। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि इंडस ने और इंडस की ट्रिब्यूटरीज ने भी बहुत ज़्यादा एक पार्ट कंट्रीब्यूट किया है डेवलपमेंट में। लाइक 4700 ईयर्स अगो बहुत ज़्यादा सिटीज़ जो होती थी, कुछ अर्लियर सिटीज़ यहाँ पे डेवलप हुई, ठीक है। इन नदियों के किनारे सिटीज़ डेवलप हुई। और 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे भी सिटीज़ डेवलप होना शुरू हुई। तो आप मान लीजिए इंडस रिवर जो है वो गंगा से भी पुरानी है। ओके। सो और आगे भी मैं आपको इंडस रिवर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। इंडस रिवर इज द ओल्डेस्ट फ्रॉम द गंगेज ऑल्सो, गैंजेस रिवर्स ऑल्सो। ओके। सो गंगा के किनारे भी 2500 साल पहले, अब मैं बात कर रही हूँ 2500 साल पुरानी, 2500 ईयर्स अगो सिटीज develop on the bank of Ganga and its tributaries along the sea coast. Okay, now you can locate the Ganga and its tributaries like the Son, the Yamuna, the Chambal, the Ken from here, the Kosi. Okay, so these all are the tributaries. गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा एम्पायर राज करता था जिसे कहते थे हम मगध एम्पायर, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द चंद्रगुप्त मौर्य, द मार्वलेस किंग ऑफ द मगध एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य एंड द चाणक्य, जो कि आपने सुना भी होगा नाम, ठीक है। सो ये बहुत एक बड़ी डायनेस्टी थी जो रूल करती थी मगध एम्पायर को। इसके रूलर्स बहुत पावरफुल थे, बहुत लार्ज किंगडम हुआ करता था। ये कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स को ये अपने कंट्रोल में ले रखा था। पीपल ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट टू द अदर पार्ट, ओके, इन सर्च ऑफ द फूड, इन सर्च ऑफ द लाइक टू गैदर द लैंड, टू विदहोल्ड द लैंड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को अपने कब्जे में करने के लोग सोचने लग गए थे कि जितनी ज़्यादा ज़मीन हमारे कब्जे में होगी उतने प्रॉस्पेरस हम होंगे। The hills high, the mountains include the Himalayas, desert, rivers and sea made journey dangerous at that time because इतनी vast हमारी जो geography है, like the loftiest mountains like Himalayas, vast rivers, deserts, इस जर्नी को जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कॉन्टिनेंट से एक जगह दूसरी जगह जाते थे, उस जर्नी को बहुत डेंजरस बना देते थे, पर कभी इम्पॉसिबल नहीं बना पाए। बिकॉज इम्पॉसिबल क्यों नहीं बना पाए? बिकॉज ह्यूमन इज़ अ कॉम्प्लेक्स एनिमल, एज वी ऑल नो। ह्यूमन इतना कॉम्प्लेक्स एनिमल है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। यस गाइज, ओके। सो मैन और वुमेन इन सर्च ऑफ द लाइवलीहुड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, बाढ़ से, सूखे पड़ने से, इनसे बचने के लिए भी लोग इधर से उधर मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह में। लोग जो थे वो आर्मीज में मूव करते थे लैंड कन्क्वर करने, दूसरा लैंड कन्क्वर करने। मर्चेंट्स जो थे वो कारावान्स में मूव करते थे, शिप्स में मूव करते थे, वैल्यूएबल गुड्स कैरी करते थे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ द सेल, उनको सेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। रिलीजियस टीचर्स जो थे, जैसे कि जो पंडित हो गए, पादरीज हो गए, मौलवीज हो गए, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ दे मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन एंड स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। लोगों को प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। कौन? हमारे रिलीजियस टीचर्स। और फाइनली कुछ लोग जो थे वो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के लिए भी घूमते थे कि टू एक्सप्लोर द प्लेस, टू एक्सप्लोर इंडियन कॉन्टिनेंट, सो टू मूव टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन द पीपल। ये पूरा मूवमेंट जो होता था ना गाइज, ये एक जगह से दूसरी जगह का जो मूवमेंट होता था, इससे जो आइडियाज होते थे लोगों के आपस के बीच के आइडियाज वो शेयर होते थे, ठीक है। तो अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, मान लो आप रह रहे हो दिल्ली में और जा रहे हो आप बॉम्बे, तो अपने आइडियाज शेयर करोगे वहाँ के लोगों के साथ और वहाँ के आइडियाज लेके आओगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, एज वी ऑल नो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेयर डिड द पीपल लिव एंड नेक्स्ट में रहते हैं। ओके, next thing is the name of the land, how our name of the India came to be known as the India or the other name of the India is भारत। ये नाम कैसे आया? ये नाम आया, दो शब्द है, इंडिया और भारत। इंडिया का नाम जो पड़ा इंडिया, वो पढ़ा इंडस रिवर से, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था। इंडस सिंधु रिवर, जिसे हिंदी में, संस्कृत में सिंधु कहते हैं और इंडस कहते हैं उसे इंग्लिश में। इरानियंस जो थे, जो इरानियंस लोग थे, जो ग्रीक्स थे,
थे वो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया को 2500 साल पहले ही जान चुके थे। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया से एंटर किया था बाय सरपासिंग द माउंटेन्स को बाय सरपासिंग द हिमालयाज। उनको क्रॉस करते हुए जो ईरानियंस और ग्रीक्स थे वो इंडिया में 2500 साल यानी कि 2500 ईयर्स पहले ही आ गए थे। और जब वो नॉर्थ वेस्ट साइड से आएंगे तो सबसे पहले नदी कौन सी एनकाउंटर करेगी उन्हें? द इंडस रिवर ना। ओके, सो दे विल एनकाउंटर बाय द इंडस रिवर फर्स्ट एंड दे कॉल इंडस एट द हिंडोज और द इंडोज एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंडिया वॉज कॉल्ड the land to the east of the river Indus or the Hindos called as the India। उन लोगों ने जो इंडिया के ईस्ट में जो लैंड इंडस रिवर के जो ईस्ट में लैंड है उसे इंडिया कहा, ठीक है। और इंडिया नाम था वो किन लोगों ने दिया हमें? ईरानियंस ने और ग्रीक्स ने, जो कि 2500 साल पहले इंडिया में आए थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट साइड। और नॉर्थ वेस्ट साइड से जब वो लोग आएंगे तो सबसे पहले रिवर उनके सामने पड़ेगी इंडस रिवर। और उन्होंने कहा इंडस रिवर के जो उस तरफ लोग रहते हैं वो होते हैं इंडियंस, दे आर इंडियंस एंड द लैंड इज कॉल्ड इंडिया। ओके, और भारत नाम कैसे पड़ा? भारत नाम पड़ा एक कबीले से, जो ग्रुप ऑफ पीपल रहता था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इंडिया के, उसे कहते थे भारत कबीला यानी कि ट्राइबल पीपल। ओके, और भारत नाम जो हमारा मेंशन है सबसे पहले वो ऋग्वेद में मेंशन हुआ है। ऋग्वेद इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द संस्कृत की सबसे पहली संरचना है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है इंडिया का? भारत। और भारत नाम कहाँ से आया? ग्रुप ऑफ पीपल जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ में रहते हैं। ओके, और अब नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, यानी कि पास्ट के बारे में हमें पता कैसे चलता है। जो हम ये कह रहे हैं कि इंडस रिवर और द गंगा और द नर्मदा, विंध्या, गारो खासी जयंतिया हिल्स, द भारत नाम, इंडस नेम और द Iranians, Greeks, how they came to India like 25 years ago. The Indus came to be known as the Indus around 4700 years ago. तो हमें कैसे पता चल रहा है? How we came to know? हम कैसे बोल पा रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में? हम बोल पा रहे हैं by the sources, by the information of sources जो हमें मिले हैं। क्या मिले हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? ऐसी संरचनाएं जो हाथ से लिखी जाएं, यूजुअली पत्तों पे। और पत्ते कौन से? पाम लीफ, ठीक है। पाम लीफ पे लिखी जाने वाली संरचनाएं उन्हें कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है। दे वर मैन्यूस्क्रिप्ट, द लेटर मैन्यूस्क्रिप्ट ना, इट वाज ड्रिवन बाय द लैटिन वर्ड menu means hand। okay, they were usually written on the palm leaf or on specially prepared bark of the tree known as birch नाम का एक पेड़ होता था, उसकी बार्क पे लिखी जाती थी ये, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और ये कहाँ पे उगता था बर्च नाम का पेड़? हिमालयाज में, ठीक है, हिमालयाज में उगता था। ओवर द ईयर्स many manuscripts were eaten by the insects, by the animals and they were destroyed, but many have survived। बहुत को बचा लिया गया और बहुत डिस्ट्रॉय भी हो गई, ठीक है। बहुत सारी टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में आज भी प्रिजर्व रखी गई हैं। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक द रिलीजियस बिलीव्स, द प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ द किंग्स, मेडिसिन्स एंड साइंसेस। ये हर चीज़ लिखी हुई है इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कि राजाओं की ज़िंदगी कैसे होती थी उस समय पे, रिलीजियस बिलीव्स क्या होते थे लोगों के, लोग धर्म के बारे में क्या सोचते थे उस समय, ठीक है, कैसे कैसे प्रैक्टिस करते थे और क्या क्या मेडिसिन खाते थे, क्या क्या साइंस होती थी उस समय, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमें सोर्सेज मिलते हैं? एपिक्स, पोएम्स। एपिक्स यानी कि क्या कह सकते हैं, ऐसे ग्रंथ कह सकते हैं, जैसे कि हमारे 2 एपिक्स हैं, रामायण एंड महाभारत, ठीक है। और पोएम्स मिलते हैं, प्लेज मिलते हैं, और बहुत ये सारे लिखे गए हैं संस्कृत में, प्राकृत उस समय की लोकल लैंग्वेज थी जो ऑर्डिनरी लोग बोलते थे। देन और किस में? तमिल में भी लिखे गए हैं बहुत सारे एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेज। देन वी हैव इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। स्टोन और मेटल पे लिखे जाने वाली चीज को हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। ओके, सो समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। राजा लोग क्या करते थे कि पत्थर पे अपना जो निर्णय होता था, जो वो लोग बोलना चाहते थे, जो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, पत्थर पे लिख देते
थे, जिसकी वजह से जो लोग होंगे वो उसे पढ़ लेंगे और ओबे करेंगे किंग के रूल को। तो वो पत्थर पे लिखा हुआ कभी मिट तो नहीं सकता ना, तो वो हमें आज भी मिलता है। तो उससे भी पता चलता है कि उस समय की लोगों की लाइफ कैसी हुआ करती थी। देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन सच एज, जिसमें मैन एंड विमेन के बारे में लिखा गया है, किंग और क्वीन के बारे में लिखा गया है, वो क्या करते थे, क्या क्या रिकॉर्ड्स होते थे उनके। जैसे कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पे लिखी गई हैं जो राजा होते थे उनकी विक्ट्रीज, बैटल में जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें किस तरीके की विक्ट्रीज होती थी, किस तरीके की उनकी विजय होती थी, वो लिखी हुई हैं, ठीक है। और बहुत सारी थिंग्स हैं पास्ट के बारे में, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स लाइक द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेज और एस्केवेशंस यानी कि खुदाई करना। जब कोई चीज़ हमें लगता है ना, डाउट होता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ है, तो हम उसे खोदते हैं, एस्केवेट करते हैं, और जो भी उसके अंडरग्राउंड मिला उसको स्टडी करते हैं साइंटिस्ट। उसको जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट are the one who study the old findings, who study the archaeological evidences। तो ये excavated जो evidences होते थे इनको लोग स्टडी करते थे और फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे कि ये किस समय का है, कितना पुराना है और इसकी क्या वैल्यू रही होगी अपने समय में, ठीक है। ये सब चीज़ें होती थी जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा पास्ट कैसा था। ओके, फिर अब चैप्टर है आर पास्ट। आर पास्ट, हमने वर्ड यूज किया है पास्ट। तो हमने पास्ट क्यों यूज किया, हमने पास्ट क्यों नहीं यूज किया? बिकॉज हमने पास्ट इसलिए यूज किया आपकी इस बात पे आपकी अटेंशन पहुंचाने के लिए कि पास्ट एक नहीं है। देयर आर मैनी पास्ट। अतीत एक नहीं है, अतीत एक जैसा नहीं होता है। हर इंसान का अतीत अलग होता है, हर ग्रुप ऑफ पीपल का पास्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा। लाइक एवरी ग्रुप ऑफ पीपल हैज अ डिफरेंट पास्ट। ओके, डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट लाइफ्स ऑफ द डिफरेंट पीपल्स। लाइक हर्डर्स लाइफ यानी कि जो चारावाह होते थे उनकी लाइफ किंग और क्वीन की लाइफ से अलग होगी। मर्चेंट्स जो होते थे उनकी लाइफ क्राफ्ट पर्सन से अलग होगी। सो इस तरीके से हमने ना वर्ड पास्ट से यूज किया है रादर देन यूजिंग पास्ट, क्योंकि हर इंसान का पास्ट अलग होता है, हम पूरा पास्ट एक जैसा नहीं ले सकते। सो इस वाले में इतना ही था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज बहुत सारे लोग अंडमान आइलैंड पे रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सिटीज़ में रहते हैं, तो उसके हिसाब से उनकी सप्लाईज ऑफ फूड भी डिफरेंट है, उनकी डिमांड भी डिफरेंट है। सो अब अंडमान के लोगों का पास डिफरेंट होगा और सिटीज़ के लोगों का पास डिफरेंट होगा। सो इसकी वजह से ही हमने जो वर्ड यूज़ किया है पास्ट से यूज़ किया है, प्लूरल शब्द यूज़ किया है। ओके, जीसस के जन्म से पहले जितनी भी चीजें होती हैं उसे कहते हैं हम बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और जीसस के जन्म के बाद की जितनी भी चीजें होती हैं उसे बोलते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट और द एनो डोमिनी। सो जीसस के जन्म को अगर हम 1 लेते हैं तो एनो डोमिनी होगी हमारी 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। और हम जीसस के जन्म को अगर 1 लेते हैं तो हम BC हमारा होगा, बिफोर क्राइस्ट हमारा होगा -1 -2 -3 -4। सो BC में जो डेट्स होती हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो सॉरी माइनस में होती हैं, और जो AD में डेट्स होती हैं वो इंक्रीजिंग में होती हैं, लाइक सीधी सीधी चलती हैं। अब 500 साल पुराना होगा 400 साल से, ओके गाइज, और 400 साल नया होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मतलब जैसे कि -200, फिर -100, फिर -99 आया होगा, 98 97, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, देन 2 3 4 5 6 7। सो बर्थ ऑफ द क्राइस्ट को लेंगे 1 और बर्थ ऑफ द क्राइस्ट से जितनी भी चीजें पहले थी सब माइनस में चली जाएंगी, ठीक है, सब उल्टा हो जाएगा। लाइक -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4, और जो कि बर्थ ऑफ द क्राइस्ट से राइट हैंड साइड पे है वो सारी चीजें इंक्रीजिंग में चली जाएंगी, लाइक 1 2 3 4। ओके, सो इस तरीके से हम लेते हैं डेट्स। गाइज, दिस इज ऑल अबाउट बाय दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इतना ही था, द बर्थ ऑफ द सॉरी व्हाट वेयर व्हेन एंड हाउ। सो इसके आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। मैंने चैप्टर नंबर 1 का 6th क्लास का ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट करवाने की कोशिश की है आपको, जितना भी आपकी NCERT में लिखा है। सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि कैसे हंट किया, कैसे इकट्ठा किया और कैसे ग्रो करने तक पहुंचे। Okay guys, so see you, tata, bye bye, see you in the next class, and please stay tuned for these interesting upcoming videos in the history, and let's make the history interesting as well as the SST subjects. So bye bye sparkers, please be the spark in yourself and please be the spark in your studies also. So thank you so much and bye bye.